हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने टीम सीए और वन एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, आज आपको मेरा चेहरा नहीं दिखेगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ और अपने आईपैड पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपकी टोटल जो क्लासेस है उसमें से 2, 5, 10 क्लास ऐसी भी हो कभी जिसमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा। खैर कोई बात नहीं है, अपना मकसद है चीज़ों को समझना, पढ़ना और सबसे मेन चीज़ एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम किसके लिए? आरपीएससी की जो भर्ती है स्टैटिकल ऑफिसर और जो अधीनस्थ बोर्ड की कंप्यूटर संगणक भर्ती है, उन दोनों के लिए हम इकोनॉमिक्स के कुछ कॉमन टॉपिक है, कुछ बेसिक बातें हैं जो दोनों के अंदर काम आएगी, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं अपनी भी एक शिकायत आपको दर्ज करवाऊंगा। देखिए, हम लोग बेशक नए हैं इस ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, लेकिन हमारे जो हार्ड वर्क, हमारे जो एफर्ट्स हैं, उनके अंदर आप किसी से भी कंपेयर कर लो, किसी भी तरह से तुलना कर दो, हम कम नहीं पढ़ेंगे, चाहे आप ऑल इंडिया लेवल पे किसी से कर लो। ठीक है, तो एक चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है कि सब 3 बैच हमने स्टार्ट किए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एसओ और कंप्यूटर का, लेकिन हमने इसकी लाइव क्लासेस फ्री रखी सारी यूट्यूब पे, लेकिन उसके ऊपर रेस्पॉन्स बिल्कुल एकदम बहुत कम आ रहा है। 30-35 इतने लोग देख रहे हैं मुश्किल से वीडियो। तो या तो ये क्लासेस हम लाइव वाला सिस्टम बंद करें, हमारे लिए भी फिर वो होता है कि पर्टिकुलर समय पे आना और वहाँ पे समय देना। रिकॉर्डेड जो बैच है वो तो हम कभी भी दे सकते हैं, जैसे अपने कन्वीनियंस पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने परचेज़ किया है वो तो रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हैं, उन लोगों को तो दिक्कत आती ही नहीं है, और वो तो पहले से पढ़ते आए हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं अपने। तो आप इस चीज़ के बारे में सोचिएगा। अगर आपको एफर्ट पसंद आता है तो आप उसको एक तो अपने कम से कम एक आध दोस्त के साथ शेयर करो, तो हमें भी कुछ हेल्प मिलेगी इस चीज़ के अंदर, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए मदद मिलेगी। दूसरी चीज़, कोर्सेज़ की प्राइजेज़ हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है, अगर आप स्टैटिकल ऑफिसर का कोर्स देखोगे तो मिनिमम 7,000 से स्टार्ट होता है किसी भी कोचिंग के अंदर, लेकिन हमने ये सोच के रखा कि पहली चीज़ तो हम नए हैं और हमें खुद को प्रूव करना है, रिज़ल्ट दे के प्रूव करना है। ठीक है, जैसा पिछले एग्ज़ाम के अंदर किया सिमिलर आगे भी ये कंटिन्यू रखेंगे। तो फीसेज हमने 999 बहुत ही नॉमिनल। फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसलिए उसके अंदर 1999 नोट्स, एमसीक्यूज़ भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा हमें देने का प्लान किया है। 10,000 तक एमसीक्यूज़ देने का सोचा है, तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा कोर्स की प्राइस 2,000 रखी है, बाकी 1,000 रुपये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। अब इसमें भी आप सोचते हो, ये कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इसमें भी डिस्काउंट दो, तो ये अनजस्टिफाइड होगा। देखिए, एक तरीके से दिल तोड़ने वाली बात होगी। इसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, 3 फैकल्टीज़ है, तीनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और सब अपने अपने अच्छे काम छोड़ के बीच में ये क्लासेस लेते हैं। तो कुछ एक फेयर रेमुनरेशन हम भी एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद नोट्स भी देते हैं आपको, एमसीक्यूज़ देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, और सबसे मेन बात, एग्ज़ाम तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर अपना सिलेबस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है ओके ठीक है चलो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हम कंटिन्यू रहेंगे आपके साथ टच में रेगुलरली, चाहे रिवीजन के बहाने, चाहे किसी न किसी बहाने आपको इंगेज रखा जाएगा। एक प्रॉपर प्लान के जरिए इंगेज रखा जाएगा कि भाई एग्ज़ाम अभी 1 महीने और आगे हो गया, अभी तक नहीं आया, तो उस 1 महीने के लिए अपन क्या पढ़ें, वापस से रिवाइज़ कैसे करें, हर चीज़ आपको एंड तक, अंजाम तक पहुँचाने तक हम साथ में रहेंगे। तो फीसेस के अंदर देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता हमारी तरफ से। ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। अगर आप एक मार्केट में बुक लाते हो सिंपल सी 1,000 रुपये की आती है बढ़िया किताब, तो इस तरीके से आप मत कीजिए। और दूसरा, सोचिए मत, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो 1,000 रुपीज़ कुछ मायने नहीं रखता। और कब मूड बन जाए, हम लोग भी अब इन चीज़ों से परेशान हो गए हैं कि ऐसे तो हो नहीं सकता, तो अपनी फ़ीस अपन क्यों इतनी लो रखें, फिर नॉर्मल फ़ीस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मैं एक बार क्विकली आपको बताऊं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी सबसे पहले, इकोनॉमिक्स होती क्या है। एक बार क्विकली मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्या होती है इकोनॉमिक्स? तो हमने कहा था लिमिटेड
रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को या ज़रूरतों को, सीमित संसाधनों से असीमित ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए ताकि आपको अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखा, कितने तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, तो उसमें हमारा जवाब था 3 तरह की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर हमने सेंट्रल प्रॉब्लम देखी थी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 मुख्य दिक्कतें होती है, तो हमने कहा था व्हाट, क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और इसके जवाब भी देखे थे कि अगर कैसी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो सब लोग तय करेंगे, अगर सोशलिस्ट है तो गवर्नमेंट तय करेगी और नहीं तो मिल के तय करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद हमने एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो अपनी सेकंड क्लास थी, उसके अंदर ये तीसरी क्लास है, सेकंड क्लास के अंदर हमने एक लास्ट में चीज़ पढ़ी थी PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन सीमांत उत्पादन वक्र, ऐसा कुछ नाम था इसका। ठीक है, आज मैं हिंदी में भी साथ में लेके आया हूँ नोट्स, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे। दूसरा हिंदी और इंग्लिश के नोट्स अपने तैयार हो रहे हैं, तो आपको इसी वीक के एंड तक अगले 2-3 दिन में मिल जाएंगे आपके कोर्स के अंदर। ठीक है, MCQs भी तैयार हो रहे हैं, जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होगा हम लोग क्या करेंगे, MCQs करेंगे। चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये क्या होता है। हमने सिंपली एक ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ के ऊपर क्या लिखा था, हमने कहा था 2 प्रोडक्ट है, जैसे एक तो एप्पल है, एक बनाना है। हमने कहा हमारे पास संसाधन जो है वो क्या है, सीमित है। उस सीमित संसाधन से या तो आप क्या कर सकते हो, 10 एप्पल बनाओगे, बनाना 0 बनेगा, या एप्पल अगर आप 8 करोगे तो बनाना 2 बन जाएंगे, ये 6 करोगे तो ये 4 बन जाएंगे, ये 4 तो ये 4। इस तरीके से हमने एक पॉसिबिलिटी देखी कि अपने पास जो संसाधन है उससे अपन क्या क्या बना सकते हैं, अगर कोई 2 वस्तुएं बनानी हो तो। और फिर उसको एक ग्राफ में हमने रख दिया, तो जो ग्राफ है वो अपने सामने आ गया था। ठीक है, ओके, इसको हमने क्या नाम दिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मतलब इसके ऊपर जो जो बिंदु आ रहे हैं इस ग्राफ के ऊपर, वो सारे क्या है, संभावनाएं हैं। एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर, एक बनाने वाला व्यक्ति, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन गुड्स के बना सकता है। ठीक है, चाहे तो वो इसको बिल्कुल 0 कर दे तो इसको 10 बना सकता है, या इसको 0 पूरा कर दे बनाना एप्पल को तो ये इतने बनाना जो है ना केला बना सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था समझने के लिए किसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दोबारा देख लीजिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, जो बताता है क्या, उत्पादन की संभावना, पॉसिबिलिटी बताता है किसकी, प्रोडक्शन की। कैसे, तो हमने कहा 2 गुड्स की, कितने की, 2 गुड्स जो बन सकते हैं किसके साथ, हमारे जो अवेलेबल संसाधन है, रिसोर्स है, हमारे पास जो भी उपलब्ध है क्या, संसाधन, उससे अधिकतम हम कितने 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फिर हमने एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था उस दिन, शायद आपने सुनी हो नहीं सुनी हो, कि मान लो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये लाइन है। ठीक है, अगर आप यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हो किसी इस बिंदु पे कर रहे हो, मतलब इतने तो बना रहे हो एप्पल और इतने बना रहे हो बनानाज। बताओ क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आप अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप और एप्पल और बनानाज अभी बना सकते थे, लेकिन आपने बनाया नहीं। अगर कोई यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है ये बिंदु पे, मतलब इतने तो बनाना और इतने एप्पल, क्या ये संभव है, नहीं, क्योंकि इतने हमारे पास संसाधन ही नहीं है। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर की साइड, राइट हैंड साइड में क्या प्रोडक्शन संभव है, नहीं है। अगर ये सवाल पूछा जाए क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो बनता है उसके राइट हैंड साइड में प्रोडक्शन संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इतने हमारे पास संसाधन नहीं है। ठीक है, ये बात समझ तो आई आपको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वाला क्या चक्कर है, समझ आई। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, छोटी सी बात थी बस। ये काम क्या आती है, अब आपका सवाल ये होना चाहिए, ये हमने पढ़ तो लिया, जो संभावनाएं बताता है 2 गुड्स कितने कितने बन सकते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए वही चीज़ है वापस, जो संसाधन है क्या, सीमित है,
और उन सीमित संसाधनों से असीमित अपने को ज़रूरतें पूरी करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने संसाधनों से अधिकतम कितना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, अधिकतम कितना उत्पादन कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वाला जो कर्व है, ग्राफ है, ये यही दिखाता है कि आप अधिकतम कितना बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, मैं अगर आप कहो तो सिलेबस आपको साथ साथ में दिखाता चलूँ। सिलेबस आपको एक बार दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिए, ये स्टैटिकल ऑफिसर का सिलेबस है, आप इधर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, देखे जरा। कंज्यूमर बिहेवियर दिख रहा है, उपभोक्ता का व्यवहार, कार्डिनल एंड सामान्य दृष्टिकोण, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच, ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, डिमांड और इलास्टिसिटी, मांग और उसकी लोच, ये इस नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है एसओ के अंदर। फिर अगर आप कंप्यूटर का सिलेबस देखोगे तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपकी चीज़ें साथ साथ में क्लियर होती जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। देखें ज़रा, कंप्यूटर के अंदर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। पहला ही दे रखा है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये पढ़ने के लिए हमें जाहिर सी बात है पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, कंज्यूमर का बिहेवियर समझना पड़ेगा, एक उपभोक्ता का व्यवहार समझना पड़ेगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये कंज्यूमर बिहेवियर का, क्विकली पढ़ते हैं ताकि हम क्या पढ़ सकें। अपना अगला जो टॉपिक है ये डिमांड और सप्लाई इलास्टिसिटी वाला, जो दोनों के अंदर है, इसमें भी है और अपने स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर भी है। ये देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, तो दोनों के लिए रेलेवेंट है। मैं ये जस्ट कहना चाहता हूँ आपको। और अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बिना टाइम खराब किए। ध्यान से देखिएगा, मैंने हिंदी के नोट्स पास में रखे हैं ताकि जो हिंदी के शब्द हैं आप साथ साथ में देखते चले। आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं क्या, थ्योरी पढ़ रहे हैं क्या, कंज्यूमर बिहेवियर की, यानी उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता का व्यवहार। अब बताओ उपभोक्ता कौन होता है, बताइए। उपभोक्ता कौन, कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, मतलब कंज्यूम करता है, उनको यूज लेता है, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। मतलब वो उपभोग कर रहा है, चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। उसका व्यवहार, वो किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से उसका व्यवहार होता है। ठीक है, पर्सनल जीवन में नहीं, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। पर्सनली भले वो गुस्से वाला हो, भले वो कॉमेडियन हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें देखना है कि वो जब बाजार में जाता है तो उसका व्यवहार जो है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पहले थ्योरी पॉइंट आपको जस्ट सिर्फ बताना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में रहे। सबसे पहले जो ह्यूमन वांट्स होती है, एक इंसान की ज़रूरतें होती है, मतलब मानव की जो आवश्यकताएं होती है, मानव की, उनकी प्रकृति, उनका नेचर कैसा होता है, अपनी जो आवश्यकताएं होती है किसी भी उपभोक्ता की, वो उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं कैसी होती है समझना। सबसे पहले हमारी जो आवश्यकताएं हैं कैसी है, अनलिमिटेड है, असीमित। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी सीमित वो हो, लिमिटेड हो। सबकी क्या है, असीमित है। हर कोई चाहता है ये भी हो, वो भी हो, सब कुछ हो अपने पास। और क्या उन्हें कभी पूरा कर सकते हो आप, नहीं। लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, बुढ़ापे तक भी उनकी इच्छाएं संतुष्ट नहीं होती। दूसरा, वॉन्ट्स डिफर इन इंटेंसिटी, सम आर अर्जेंट एंड अदर आर लेस इंटेंशनली। मतलब ज़रूरतें तो खूब सारी है, लेकिन क्या सारी की सारी अर्जेंट ज़रूरतें हैं क्या। मान लो मेरे मन में इच्छा है कि मेरे पास एक बड़ा सा बंगला हो, एक लग्जरी कार हो, बड़ा सा फार्म हाउस हो, घूमने फिरने के लिए मेरे पास पैसे हो। अब बताओ, इतनी सारी इच्छाएं, प्लस अभी फ़िलहाल मेरी इच्छा है एक छोटी सी मेरे पास नौकरी हो और मेरी सैलरी आए 50,000 महीने की, प्लस मेरे पास चढ़ने को एक बाइक भी हो, फिलहाल मैं पैदल जा रहा हूँ। तो अब बताओ, क्या ये सारी ज़रूरतें खतरनाक वाली है कि नहीं, मुझे तो आज की आज बंगला चाहिए, आज का आज कार चाहिए, आज का आज मुझे बड़ा सा फार्म हाउस चाहिए। नहीं, आज मेरी ज़रूरतें क्या हैं, जितनी भी है उनमें से अपन दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो जो
अर्जेंट नेचर की है। भाई खाना तो आज का आज चाहिए, रहने के लिए घर आज का आज चाहिए, मुझे छोटा चाहिए, बोले घूमने के लिए छोटी सी बाइक मुझे आज ही चाहिए। और बाकी वाली जो ज़रूरतें हैं बस वो इच्छाएं हैं, लेकिन क्या वो इंटेंस है, क्या वो इतनी तीव्र इच्छा है? नहीं। बस यही देख, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, आवश्यकताएं गहनता में भिन्न होती है। कुछ तत्कालिक होती है, मतलब इमीडिएटली आपको चाहिए, और कुछ को कम गहनता के साथ भी माना जा सकता है, मतलब कुछ ऐसी होती है जिनको ज़्यादा अर्जेंटली आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ईच वांट इज सेटिस्फाइबल, मतलब दुनिया में ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता हो, मतलब हर चीज़ को सेटिस्फाई किया जा सकता है। अगर वो फिजिकल चीज़ है, मतलब कोई गुड्स या सर्विस है, तो वो ली जा सकती है। वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव, दे कॉम्पीट ईच अदर फॉर सेटिस्फैक्शन बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर। देखिए कॉम्पिटिशन है किसके बीच में? इच्छाओं के बीच में भी। अब मान लो मुझे मोबाइल भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, सॉरी बाइक भी लेनी है, पहले क्या लूँ? तो पैसे अगर मेरे पास सीमित है तो दोनों इच्छाएं आपस में टकरा रही है। बाइक वाली इच्छा कह रही है कि नहीं मोटरसाइकिल ज़रूरी है आने जाने के लिए, मोबाइल वाली कह रही है कि नहीं मेरे पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, आजकल ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ नहीं होता, क्लासेस भी नहीं देख पाता। ठीक है, तो जो वांट्स है, जो ज़रूरतें हैं, वो आपस में क्या करती है? कॉम्पीट करती है। मैं बता दूं आपको, ये याद नहीं रखना है, ध्यान से दोबारा सुनिएगा, याद नहीं रखना है। जो याद करना होगा वो मेरा काम है, आपको बताना क्या याद करना है, ये सिर्फ आपको समझना है। और इसमें से मेरे हिसाब से एक भी बात याद करने लायक नहीं। आपसे कोई रात को भी पूछेगा कि भाई तेरी ज़रूरतें कितनी है, तो बताएगा असीमित है। सिर्फ एक सिंघम इसका अपवाद है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें कम है, इसलिए उसके ज़मीर में दम है। सुना नहीं डायलॉग आपने? चलिए नेक्स्ट, वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हो। देखिए, सम वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय यूजिंग मोर देन वन गुड्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कुछ ज़रूरतें ऐसी होती है जो एक के साथ एक दूसरी लेनी पड़ती है। अब जैसे कॉपी ले रहे हो आप, तो कॉपी के साथ पेन लेनी पड़ेगी। चाय ले रहे हो तो चाय के अंदर दूध, शक्कर, बाकी चीज़ें भी डालनी पड़ेगी। समझ आई बात? वांट्स आर अल्टरनेटिव, मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं है कि सब की सब आज की आज चाहिए। सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, ठीक है, वो चेंज होती है समय के साथ, प्लेस के साथ, पर्सन के साथ। मेरी कुछ और ज़रूरतें हैं, अगर मैं यही हिमाचल में रहता हूँ तो कुछ और ज़रूरतें होगी, अगर आज से 5 साल बाद समय की बात करें तो ज़रूरतें और होगी। तो ये समय, जगह और पर्सन टू पर्सन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, क्या ऐसा है एक वांट खत्म होने के बाद दोबारा नहीं आती? वो रीकर भी हो सकती है, दोबारा भी जनरेट हो सकती है। क्या वांट्स हैबिट भी बन सकती है? जी हाँ, आदत बन सकती है। पहले दिन शौक में पी, फिर दूसरे दिन लत लग गई, तो वो हैबिट भी बन सकती है। और वो चेंज होती रहती है किससे? इनकम से, टेस्ट से, पैशन से, एडवर्टीजमेंट से, इन सब चीज़ों से प्रभावित होती है। जैसे ही मेरी आय बढ़ेगी, मेरी ज़रूरतें बढ़ जाएगी। पहले हो सकता है मैं कुछ सस्ते कपड़े पहनता हूँ, अब ब्रांडेड पहनने लग जाऊँगा। पहले कुछ और कर रहा था, अब मेरा टेस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ही फैशन बदला, मेरी ज़रूरतें बढ़ी। एडवर्टीजमेंट भी प्रभावित करता है, बिल्कुल। टीवी में बार बार वीवो देखा तो वीवो लेने का मन हो गया। ठीक है, चलिए कुल मिला के ये सब हमने किसके फीचर्स पढ़े? ये जितने भी इधर दे रखे हैं ये सारे किसके फीचर्स है? बताओ किसके हैं? जो अपनी वांट्स होती है, एक ह्यूमन की ज़रूरतें होती हैं, उनके बारे में। कुल मिला के ये सारे वांट्स के फीचर्स थे, ज़रूरतों की, आवश्यकताओं की विशेषताएं थी। अब आगे बढ़ते हैं। जो आवश्यकताएं होती हैं उनको अपन बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं आवश्यकताओं को। कैसे? तो देखते हैं। सबसे पहले नेसेसरीज, मतलब ऐसी ज़रूरतें जो क्या है? अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा कंफर्ट्स, जो आराम के लिए चाहिए, आरामदायक। लग्जरी, मतलब जो विलासिता उनको दर्शाती हो। अब जैसे नेसेसरीज में क्या आती है बताओ, आप ही बताओ। ऐसी कौन सी ज़रूरत है? जो रोटी, खाना, क्या कोई लग्जरी है क्या? खाने में अगर आपको महंगे रिसोर्ट में जाके खाना खाना है, रेस्टोरेंट में जाके खाना है, तो वो क्या है? लग्जरी है। बाकी अगर आपको शाम को 2 वक्त का 2 रोटी, गेहूँ, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये क्या है? नेसेसिटीज़ है। नमक, चाय, ठीक है, रहने के लिए घर, छोटा सा मकान भले किराए पे हो, पहनने के लिए बेसिक कपड़े, ये सब क्या है? नेसेसिटीज़ में आती है। ठीक है।
दूसरा कंफर्ट्स, ये ऐसी है मतलब इनके बिना भी जीवन तो चल सकता है, लेकिन आजकल के हिसाब से ये लेना ज़रूरी हो गया है। कंफर्ट मतलब देखिए घर में टीवी ज़रूरी है, फ़ैन, क्या फ़ैन के बिना लोग नहीं जीते, लेकिन ये ज़रूरी हो गया है। तो ये थोड़ा जीवन को आराम बनाने के लिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये कंफर्ट्स है, मतलब जीवन को थोड़ा आसान बनाने के लिए ये ज़रूरतें आदमी करता है। नेक्स्ट लग्जरीज, विलासिता, मतलब इनके बिना तो बिल्कुल आराम से काम चल सकता है, लेकिन हाथ में पहनने को 3-3 रिंग, अंगूठियाँ होनी चाहिए, गले में सोने की चेन, जेब में बड़ा सा मोबाइल, आईफोन और पता नहीं क्या क्या, बड़े महंगे जूते, महंगी कार, ये सब क्या है, लग्जरी आइटम है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर है आपको। अब देखें ज़रा आगे। अब मैं थोड़ा सा आपको कष्ट दूंगा और मैं मेरी राइटिंग में कुछ आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा, कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी। क्या कॉन्सेप्ट है? यूटिलिटी, यानी इसको कह सकते हो आप हिंदी में उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब कोई भी चीज़ जो आप कंज्यूम कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, उससे जो आपको मज़ा आ रहा है, वही क्या है? यूटिलिटी। वो क्या है? यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर, मतलब कोई आपकी ज़रूरत है, कोई आपकी आवश्यकता है, उसको पूरा करने की जो ताकत है वो क्या है? एक तरीके से उसको आप उपयोगिता कह सकते हो। मतलब आपकी कोई इच्छा थी कि मैं कुछ खाऊं, सेव आया, सेव मिला आपको, उसने आपने सेव को खाया, आपको क्या मिली? उससे उपयोगिता मिली, और आपकी वो वांट्स क्या हो गई? वो आवश्यकता पूरी हो गई, सेटिस्फाई हो गए आप। इसको सिंपल भाषा में अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं या उपयोगिता कहते हैं। अब बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो अगले 5 मिनट के लिए पूरा ध्यान केंद्रित यहीं पे रखिएगा और अपने ध्यान को कहीं भटकने मत दीजिएगा। देखिए ज़रा, जो यूटिलिटी है, क्या उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है? एक्सप्रेस का मतलब बताना। आपसे कोई पूछे, मान लो आपको प्यास लगी है, एक गिलास आपको पानी दिया ठंडा, और आपसे शर्त यही रखी कि पानी तो पिला रहा हूँ, लेकिन पानी पी के आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितना मज़ा आया, कितनी इससे यूटिलिटी मिली, कितनी आपको इससे उपयोगिता मिली। बताओ, क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, बता पाओगे? बोलो। अच्छा, आप बोल नहीं सकते, मैं ही बोलूँगा, ठीक है। देखिए, तो 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो जिन्होंने कहा हाँ कर देंगे, दूसरा उन्होंने कहा नहीं नहीं पागल हो क्या, ऐसे थोड़ा ही कोई बता सकता है कि कितना मज़ा आया, 3.5 मज़ा आया, 7.8 मज़ा आया, ऐसे थोड़ा ही बता सकते हैं। किसी ने कहा कि हाँ कुछ भी बोलना है बोल देंगे कि 10 में से 7 मज़ा आया, 10 में से 8 मज़ा आया पानी पी के। तो कुछ ऐसे लोग थे हाँ वाले, कुछ थे ना वाले। हाँ वालों का नाम क्या था? अल्फ्रेड मार्शल। यहाँ पे नाम था एलन एंड हिक्स। ये 2 लोग थे, अल्फ्रेड मार्शल इधर, और इधर थे एलन और हिक्स। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि हाँ हम जो यूटिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। किस में? नंबर्स में, संख्याओं में बता सकते हैं। और इन्होंने, एलन और हिक्स ने क्या कहा कि हम नहीं बता सकते। किस में नहीं बता सकते? नंबर्स में नहीं बता सकते। बात समझ आई? अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ी? वांट पढ़ी। वांट का मतलब था आवश्यकताएं। हमने अलग अलग तरह की आवश्यकताएं देखी, नेसेसिटी देखी, कंफर्ट देखा और
लग्जरी भी देखी। 3 तरह की आवश्यकताएं होती है। फिर हमने उससे पहले आवश्यकताओं के कुछ फीचर्स पढ़े थे कि आवश्यकता ऐसी होती है कि जो अनलिमिटेड होती है, एक के बाद आती जाती है, दोबारा भी आ सकती है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी कुछ बातें पढ़ी। अब हमने पढ़ा क्या अगला, यूटिलिटी। जो आपकी वांट है, अगर उसको कोई पूरा कर देता है, जो आपकी आवश्यकता है पूरा कर देता है, तो आपको क्या प्राप्त होती है, उपयोगिता मिलती है, उससे कुछ मज़ा आता है। तो उस मज़े की बात कर रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं हम कि जो यूटिलिटी है, 2 तरह की विचारधारा चलती है इकोनॉमिक्स के अंदर। एक विचारधारा जो कहती है कि हाँ, हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अंकों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कौन कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े। दूसरे एलन और हिक्स, इन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये हाँ वाले पे चलेंगे। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए, इनको पढ़ते हैं। ठीक है, बताओ इकोनॉमिक्स के जनक कौन थे, जनक यानी पिता, एडम स्मिथ। पढ़ा था ना हमने। इन्होंने किताब लिखी थी इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। एक देश की जो वेल्थ है उसके नेचर और उसके कारणों को इंक्वायरी करना कि वो वेल्थ कैसे बनी, किस तरीके से बनी। तो उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट इसी किताब के जरिए दिए थे, एडम स्मिथ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्फ्रेड मार्शल की। सुनना, इन्होंने क्या बोला कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं, शब्दों में बता सकते हैं। तो अब समझते हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट था। इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ दिया था। इससे जुड़े कई छोटे मोटे लॉ हैं, कई छोटे मोटे थ्योरी थे। एक एक करके समझते हैं क्या है ये मार्जिनल यूटिलिटी और क्या ये चक्कर है। समझना ध्यान से, ये डिमांड में बहुत काम आएगा, हर जगह ये काम आएगा। इन्होंने सिंपल सा एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये सेब है, एप्पल है, ठीक है। इधर आपसे पूछा सेव दी और आपसे पूछा आपको कितनी यूटिलिटी मिली। मान लो आपको एक सेव दी और आपसे पूछा कितनी यूटिलिटी मिली। आपने कहा मुझे भाई इससे कितनी मिली, क्योंकि आप अल्फ्रेड मार्शल के विचारधारा के थे। तो उन्होंने क्या कहा, हम यूटिलिटी को बता सकते हैं शब्दों में। और उन्होंने इस 10 को नाम दिया 10 यूटिल्स। क्या नाम दिया, यूटिलिटी मापने वाला यूटिल्स। जैसे पैसों को मापने के लिए रुपया होता है, डॉलर होता है, वैसे इन्होंने यूटिल्स नाम दिया इसको। क्या नाम दिया, यूटिल्स। ये कुछ भी ऐसे आर्बिट्री नाम है, मन से दिया हुआ। एक्चुअल में आपने कहीं नहीं सुना होगा 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स। सिर्फ ये इकोनॉमिक के थ्योरी पार्ट के अंदर ही हम पढ़ते हैं। सुनना ध्यान से, एक सेव दी, कितनी यूटिलिटी मिली, 10। एक और सेव दी, 2 सेव, दूसरी सेव दी, आपने कहा मुझे 8 यूटिलिटी मिली। अब तीसरी सेव दी, आपने कहा मुझे 6 यूटिलिटी मिली। चौथी सेव दी, आपने कहा मुझे 4 यूटिलिटी मिली। 5वीं सेव दी, आपने कहा मुझे 2 यूटिलिटी मिली। 6ठी सेव दी, आपने कहा मुझे 0 यूटिलिटी मिली। बस यही समझ लेना आप, ये जो छोटी सी चीज़ है ना, ये समझ लेना। क्या कहा इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने, इन्होंने कहा किसी भी चीज़ से, जैसे अपने एग्जाम्पल में चीज़ क्या है, वांट क्या है, सेव है। ये मानव की आवश्यकता थी, उसको भूख लगी थी, सेव दी गई उसको खाने के लिए। और उससे जो प्राप्त यूटिलिटी है, सेव से जो प्राप्त यूटिलिटी है, पहली सेव जब दी उसको, व्यक्ति को, उस मानव को, तो उसको कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, 10 प्राप्त हुई। 10 के बराबर उसको मज़ा आया। 10 सेव के बराबर नहीं, ठीक है। 10 सिर्फ एक अंकों में बता रहे हैं हम कि मुझे 10 मज़ा आया। मान लो 10 में से 10 कह रहा है ये, ठीक है। दूसरा जब उसको दिया गया तो उसको मज़ा थोड़ा कम आया इस बार, क्योंकि वो पहले एक सेव खा चुका था, एक सेव खा चुका है। तो अब दोबारा जब उसको वही सेव वापस दिया गया तुरंत, ऐसे नहीं 2 घंटे बाद, तब तो वापस भूख लग जाएगी, फिर से उसको 10 ही मजा आएगा। लगातार दे रहे हैं हम उसको, ये इसकी अजम्पशंस है कुछ, ये हम आगे पढ़ेंगे।
दूसरी सेव जब दी उसको तो उसको थोड़ा मज़ा क्या आया, कम आया। कितना आया बताओ, 8 के बराबर मज़ा आया। जब उसको तीसरी सेव दी उसको 6 ही मज़ा आया। जब चौथी सेव दी तो उसको 4 ही मज़ा आया। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो 3 सेव और खा चुका था, उसका पेट काफ़ी भर चुका है। 5वीं सेव दी उसको, अब तो वो बिल्कुल पूरा फुल हो चुका है, पेट उसका भर गया। फिर भी उसने थोड़ा खाया और थोड़ी बहुत जो जगह बची थी गर्दन के आसपास वहाँ भी उसने ठूंस लिया पूरा, बिल्कुल अब तो जबान तक भर गया है उसका पूरा पेट। अब उसको 6ठी सेव दी, बताओ क्या उसको कुछ भी मज़ा आएगा? क्या कुछ भी उसको यूटिलिटी, उपयोगिता मिलेगी उसको? वो पूरा भर चुका है उसका पेट, तो उसको कोई मज़ा नहीं आएगा, 0। एक और सेव दे दी उसको, 7वीं सेव। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, एक और लीजिए। अब क्या होगा, उल्टी माइनस में होगी उपयोगिता, मतलब उसको उल्टी हो जाएगी या उसको नुकसान हो जाएगा इससे। उसको मज़ा तो क्या, उल्टा उसने जो पहले मज़ा लिया वो मज़ा खराब हो जाएगा, तो माइनस में यूटिलिटी आ गई। बात समझ आई? इन्होंने सिंपल सी इतनी सी बात बोली कि किसी भी एक वस्तु के कंजम्पशन से जो प्राप्त होने वाली यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे हम अगली यूनिट पे जाते हैं, उसी यूनिट के अगले कंजम्पशन पे जाते हैं, अपनी यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बात समझ आई? ओके, बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है किसका, अल्फ्रेड मार्शल का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। उपभोक्ता के व्यवहार का जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं कि उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि कोई भी एक वस्तु जब एक के बाद एक आप किसी व्यक्ति को देते रहोगे तो उससे प्राप्त होने वाली यूटिलिटी, ऐसा नहीं है पहले में 10 मिली, दूसरे में 12, तीसरे में बढ़ेगी नहीं, उल्टा क्या होगी, उससे प्राप्त होने वाली यूटिलिटी घटती जाएगी। हर अगले यूनिट पे ये घटेगी और एक लेवल आएगा जब उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब उस अगले सेव को कंज्यूम करने से, खाने से उसको कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। और उसके बाद ऐसा भी इस तरह रहेगा जब और उसको अगर आप दोगे तो उल्टा उसके लिए वो उपयोगिता क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब उसको नुकसान पहुंचाएगी। ओके, अब ध्यान रखना ये इसके कुछ अजम्पशंस है, मतलब कुछ मान्यताएं हैं, उनको पढ़ के ये थ्योरी एस्टैब्लिश की गई है। ऐसे आप जनरली लगाओगे तो हो सकता है ये थ्योरी गलत भी साबित हो जाए। जैसे 2 लोग बैठे हैं पार्टी के लिए, बीच में टेबल सजी है, बढ़िया बढ़िया, इधर चखना रखा हुआ है और इधर गिलास में जाम भरे गए हैं, ठीक है। अब बताओ, पहला पैग लिया, मज़ा आया, क्या दूसरे पैग में कम मज़ा आएगा? नहीं, अभी पहला लिया है तो दूसरे में तो सुरूर और आएगा। 2 ले लिए बड़े बड़े पैग, तीसरा लोगे कि नहीं लोगे बताओ? तीसरा तो चाहिए, 2 से तो क्या होता है, तो वो तीसरे में और मज़ा आएगा। अब 3 पी लिए तब तो वो बिल्कुल फेल ही हो गया। अब तो जितने लाओ उतने कम है, पीता जाएगा, उल्टी करता जाएगा, लेकिन उसको मज़ा कम नहीं होगा। तो ये अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है कि भाई जो हमारा उपभोक्ता है वो दारूडिया नहीं है, वो नॉर्मल गुड्स खा रहा है, ठीक है, प्लस वो रैशनल है, समझदार है। दारू पिया हुआ व्यक्ति क्या समझदार होता है? नहीं, वो रैशनल नहीं होता। तो इस तरह के कुछ अजम्पशंस है, मैं जस्ट ये आपको बताना चाहता हूँ, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आगे समझिएगा थोड़ा सा और, इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ये जो यूटिलिटी है इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल यूटिलिटी। और जो शब्द है मार्जिनल, आपने कहीं कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल शब्द का अर्थ क्या होता है? मार्जिनल का हिंदी मतलब तो होता है सीमांत। मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब होता है कि हर अगली एक, मतलब एक जब परिवर्तन आ रहा है तो उससे आपको कितना मिल रहा है, कुछ भी। जैसे मार्जिनल अगर कॉस्ट की बात करूं तो एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी 10 कॉस्ट लग रही है, 2 बना रहे हो तो उसका 18 लग रहा है, तो मार्जिनल कितनी लगी? 8 रुपये एक्स्ट्रा लगे दूसरे प्रोडक्ट को बनाने। तीसरे में 26 लग रही है, तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई? 8 आई। इस तरीके मार्जिनल का मतलब हर अगले एक यूनिट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, वो क्या कहलाता है? मार्जिनल में कहलाता है। तो देखिए, पहले पे उसको जब कुछ नहीं था उसके पास कितनी यूटिलिटी थी? 0 थी,
जब उसने 1 खाया तो एक्स्ट्रा कितना मिला उसको, 10। जब 2 खाया तो उसको कितना मिला, और 8 और एक्स्ट्रा मिला। तो एक कॉलम इधर बना दिया अपन टोटल यूटिलिटी का। भाई पहले पे उसको 10 मिला, जब 2 सेव खा लिए तो उसको 18 का मजा आया, 3 खा लिए तो 24 का, 4 में 28 का, 5 में 30 का, 6 में 30 का, और 7वीं सेव खाई तो वापस कम होना शुरू हो गया, 28 पे आ गया। ये टोटल यूटिलिटी समझ आई। हम जोड़ते गए। देखिए अभी तो हम सिर्फ ये लिख रहे थे कि दूसरे से उसको कितनी मिली, 8। लेकिन अगर पहले और दूसरे की दोनों की मिला के यूटिलिटी पूछेंगे तो कितनी मिली उसको, 18। पहले दूसरे तीसरे की मिला के तो 10 + 8 + 6 कितनी, 24। इन चारों की मिला के तो 28। इस तरीके से ये क्या है, टोटल यूटिलिटी है। ये क्या है, टोटल यूटिलिटी, मतलब टोटल उसको उपयोगिता कितनी मिली। अब देखिए एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जो सिद्धांत उन्होंने दिए अल्फ्रेड मार्शल ने, पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी, में MU लिख रहा हूँ शॉर्ट में, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। मार्जिनल यूटिलिटी हर अगली यूनिट को कंज्यूम करने से घटती है। देख रहे हो आप, पहले पे 10 मिली, दूसरे पे 8 मिली, तीसरे पे 6, घट रही है। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बोली टोटल यूटिलिटी को लेके, किसको लेके, इन्होंने कहा जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, तब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। लेकिन घटती हुई दर से। ये इंग्लिश वालों को मैं समझा दूंगा, हिंदी में लिखा है, आप भी समझना है। आपको कोई रट्टा नहीं लगाना है एग्जाम में, हमको लिख के नहीं आना है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने का है। देखिए इन्होंने क्या कहा, पहली चीज़ तो मार्जिनल यूटिलिटी वाली, ये तो समझ आ गई होगी कि हर अगली यूनिट के कंज्यूम करने से आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या है, घटती है। पहले पे 10, दूसरे पे 8, तीसरे पे 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। इस तरीके से इन्होंने कहा जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है, ये जब घट रही है तब टोटल यूटिलिटी क्या है, बढ़ती है, वो इंक्रीज होती है। लेकिन किस दर से बढ़ रही है, वो घटती हुई दर से बढ़ रही है, मतलब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट, मतलब घटती हुई दर से बढ़ रही है। कैसे, तो देखें टोटल यूटिलिटी पहले कितनी थी, सबसे पहले तो 0 थी, 0 से कितनी हो गई, 10 हो गई, 10 से कितनी हो गई, 18 हो गई, 18 24, तो इंक्रीज तो हो रही है, प्लस प्लस तो होती जा रही है, बढ़ रही है। देखिए टोटल यूटिलिटी, लेकिन जो बढ़ने की दर है वो क्या है, घटती हुई दर है। देखिए पहली बार सीधा 0 से कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, दोबारा कितना बढ़ा, 8 ही बढ़ा, तीसरी बार 6 की ग्रोथ हुई, चौथी बार 4 की हुई, फिर 2 की हुई, फिर 0 की हुई। बात समझ आई। तो बढ़ने की जो दर है वो क्या है, घटती हुई है, या यूँ कह दीजिए जो इनके बढ़ने की दर है वही तो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। भाई मार्जिनल यानी एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, और ये अतिरिक्त जो है वो क्या है, बढ़ने की दर है। लेकिन ये दर कैसी है, बढ़ने की स्पीड कैसी है, घटती हुई दर है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है। तीसरा, अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा इसको बैक करके वापस सुन लीजिए, समझ आ जाएगा। तीसरी चीज इन्होंने कहा जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0, कितनी, 0, तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी।
जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो किसी व्यक्ति को जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होगी, उसकी अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। देख लीजिए आप, अधिकतम कहाँ पॉइंट है इस पूरे में, टोटल यूटिलिटी में अधिकतम है ये 30 पे अधिकतम है, तो 30 पे देखो ये 0 है। अब आप कहोगे यहाँ भी तो 0 है, 2 में भी तो 30 है, तो ये भी तो 30 है ना, ये भी तो अधिकतम है। इन्होंने तो यही कहा, जहाँ 0 होगा मार्जिनल यूटिलिटी, उसके सामने जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बात समझ आई। जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, बात समझ आई, आ गई। बस यही इतना सा था अल्फ्रेड मार्शल का मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, सीमांत हिंदी में भी बता देता हूं मैं, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। क्या चीज़ बोली, मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से, और जहाँ मार्जिनल 0 होगी वहाँ टोटल मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके बाद वापस घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है हमें। ओके ओके, इसी से जुड़ा हुआ एक नाम आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बताओ ये क्या है, कोई आपसे पूछे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या घटती हुई सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत क्या है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत क्या है, तो ये सिद्धांत कुछ नहीं है, क्या नाम से ही पता चल रहा है, लॉ किस चीज़ का, डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग का मतलब घटती हुई, मार्जिनल यूटिलिटी ये देखिए घटती हुई, तो ये क्या है लॉ, ये सिंपल सा कहता है कि जब कोई एक ही वस्तु आप किसी एक ही व्यक्ति को लगातार दोगे तो उससे जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वो क्या होती जाएगी, लगातार कम होती जाएगी, और एक लेवल पे आके वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसके बाद वापस वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बस यही ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, चलिए अब एक बार मैं आपको नोट से दिखा देता हूँ क्विकली। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस नाम दिखा, सॉरी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों दिखा देता हूँ आपको। सॉरी क्या हो गया, देख लीजिए आप। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, आप प्लीज़ अभी तक कुछ भी मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया है जो याद रखना हो, रटना हो, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। शुरुआत की क्लासें मुझे समझाने के लिए, आपको इकोनॉमिक्स के फ्लो में डालने के लिए ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। ये शब्द बार बार आएंगे जब हम डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, तो वहाँ आएगा कि लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तब हमको वापस समझना पड़ेगा यार ये क्या था लॉ, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, जो याद रखना होगा वो मैं लिखवाऊँगा, आपको अच्छे तरीके से लिखवाऊँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। देखिए सीमांत उपयोगिता विश्लेषण ये पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, देखिए टोटल यूटिलिटी, फिर मार्जिनल यूटिलिटी, और वो टेबल आपको अगर याद है बस वही इसका उत्तर है। छोटी सी जो टेबल अपने पढ़ाई थी मार्जिनल यूटिलिटी की, और टोटल ये घटती जाती है, ये बढ़ती जाती है, लेकिन बढ़ने की दर घटती हुई है। कुछ अजम्पशंस है इसकी, कुछ मान्यताएं हैं। क्या मान्यताएं हैं, सबसे पहले देखिए विवेकशील। कस्टमर जो है वो कैसा है, रैशनल है, मतलब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है। अगर कस्टमर रैशनल नहीं है, रैशनल होने का मतलब विवेकशील नहीं है, अगर वो पागल है या दिमागी रूप से असक्षम है, तो बताओ क्या उसको पता है क्या कि मुझे कब संतुष्टि मिलेगी, कब अधिकतम मिलेगी, कब मजे। जैसे मैंने शराबी का एग्जाम्पल लिया, क्या वो बता सकता है कि मुझे यूटिलिटी घट रही है, बढ़ रही है?
उसको जब पता ही नहीं है तो वो क्या है, वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम मानते हैं क्या, जो कस्टमर है वो कैसा है, रैशनल है। ठीक है। दूसरी चीज़ कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। अब सुनिएगा एक बात मेरी ध्यान से, हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपसे सवाल पूछा कि किसी भी चीज़ से जो प्राप्त होने वाली यूटिलिटी है क्या उसको मेज़र कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा हाँ, वो कौन थे लोग, अल्फ्रेड मार्शल था। कुछ ने कहा कि नहीं भाई, नंबर में नहीं बता सकते। अब जो ये नंबर में बता सकते हैं इसी को क्या कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच। और जो कहते हैं नहीं नंबर में नहीं बता सकते, इसको बोलते हैं क्या, ऑर्डिनल अप्रोच। आपके अगर सिलेबस को अभी मैंने आपको दिखाया था, सिलेबस में बिल्कुल इनका नाम दे रखा है क्लियर कट, कार्डिनल और मार्जिनल, दोनों का नाम दिया हुआ है। सॉरी, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो ये क्या होता है कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल तो मतलब जब अपन किसी चीज़ को संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं तो उस अप्रोच को क्या कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच। और ये ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है, ये कहती है भाई आप इसको संख्या में यूटिलिटी को नहीं दिखा सकते। तो अब देखिए हम पढ़ रहे हैं अजम्पशंस, मान्यताएं, कि जो हमने ऊपर लॉ पढ़ा कौन सा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कहता है वो यूटिलिटी घटती जाती है। तो उसकी अजम्पशन है एक अगली, कि हम जो यूटिलिटी है उसको क्या कर रहे हैं, कार्डिनली मेजर कर पा रहे हैं। कार्डिनल का मतलब संख्यात्मक, मतलब यूटिलिटी को संख्या में नाप सकते हैं, ये अजम्पशन है। अगर इसको नाप नहीं सकते तो ये पूरा लॉ ही नहीं लगेगा। बात समझ आई। अरे भाई हमने ये अप्रोच यही तो पढ़ी थी, कार्डिनल अप्रोच, कि नंबर में माप सकते हैं, तभी तो ये पूरा गणित करोगे। अगर आप बता ही नहीं पाओगे पहले से मुझे 10 मिली या 8 मिली या 6 मिली, तब क्या ये पूरा विवेचन काम आएगा, नहीं, ये पूरा फेल हो जाएगा। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, इसका दूसरा वो जो अवधारणा है, मान्यता है, वो क्या है कि हम जो यूटिलिटी है उसको संख्या में मेजर कर सकते हैं। तीसरी, कंसिस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये बड़ा ध्यान से समझिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बार बार काम आएगा ये भी। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, कितने हैं, 100 रुपये, और ये आखिरी 100 रुपये आपके पास, सॉरी आपके पास टोटली 100 रुपये ही है। या दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 100 में आप समझ नहीं पाओगे इसकी इम्पोर्ट। मान लो मुझे आज सैलरी मिलती है और 50,000 रुपये खाते में क्रेडिट होते हैं महीने के पहले दिन। बताओ, जो महीने का पहला ही दिन जब 50,000 आए, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे एक टी शर्ट लानी है, क्या मैं सोचूंगा जरा भी? कार्ड के अंदर 50,000 रुपये है, सोचना बाद में, पहले लेके आते हैं, बाद में देखेंगे। अभी जो मेरे लिए मनी की वैल्यू है, अभी जो मेरे लिए पैसे की वैल्यू है, वो क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है, कम है। कम क्यों है बताओ? क्योंकि मेरे पास पैसा अधिक है। बात समझ आई? लेकिन मैंने ज़्यादा मौज मस्ती कर ली, उड़ाते 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 20 तारीख आई महीने की, और मेरे पास आखिरी 1,000 रुपये बचे हैं, 10 दिन बचे हैं अभी भी महीने के, और कोई मेरे पास संसाधन नहीं है पैसा लाने का। बताओ, अब मैं ये 1,000 रुपये क्या करूँगा? ऐसे ही खर्च कर दूंगा कहीं आइसक्रीम में? या अब मेरे लिए हर 1 रुपये की जो कीमत है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। पहले जहाँ मैं आराम से 100 रुपये आइसक्रीम पे खर्च कर देता बिना सोचे, क्या अब मैं इन 1,000 में से मैं 100 रुपये ऐसे ही खर्च कर पाऊँगा? नहीं। तो मेरे लिए जो मेरा पैसा अब जो बचा है उसकी यूटिलिटी क्या हो चुकी है, उसकी उपयोगिता क्या हो चुकी है बताओ? बढ़ चुकी है। ओके, बात समझ आई इतनी कि भाई जब पैसा कम रहता है आपके पास, ये सिंपल सी एक ही बात बोलता है क्या, कि जब आपके पास पैसा कम रह जाता है तो उसकी जो उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये कहता है जब आपके पास मनी अगर ज़्यादा है तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी बताओ? कम होगी। वहीं अगर आपके पास मनी जो है, पैसा जो है वो कम है, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी। अब जब हम एक कस्टमर को सेव खिला रहे थे, इधर इस वाले एग्जाम्पल में देखिए,
ये तो कचरा बहुत कर दिया मैंने यार इधर। जब हम इसको सेव खिला रहे थे तो पैसे भी तो लग रहे थे ना, कस्टमर ऐसा तो है नहीं कोई फ्री में खिला रहा था। पहली सेव उसने खाई 10 रुपये की 10 के बराबर उसको यूटिलिटी मिली, दूसरे में उसको 8 के बराबर मिली। तो एक तरीके से वो पैसे भी तो अपने खर्च करता जा रहा है, अगली खरीदी, उसके पैसे भी खर्च होते हैं। मतलब उसके पास जो पैसा पड़ा है, बैलेंस है, वो बैलेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अब बताओ क्या वो 5वीं सेव खरीदेगा? क्योंकि अब उसके पास पैसा बहुत कम रह गया, तो उस पैसे की वैल्यू उसके लिए क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन क्या इस 5वीं सेव से उसको इतनी यूटिलिटी मिल रही है, 2 के बराबर मिल रही है, तो क्या वो इस सेव को खरीद पाएगा? वो खरीदेगा नहीं। वो कहेगा इतनी सी मेरे को उपयोगिता मिल रही है और पैसे वैसे भी मेरे पास बहुत कम बचे हैं, तो वो क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो ये जो अपना विवेचन है पूरा फेल हो जाएगा। जब वो खरीदेगा ही नहीं तो हम ये एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कहता है क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो पैसा है, जो हमने कहा था जब ज़्यादा होता है तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन वो जैसे ही पैसा कम हो जाता है उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, उपयोगिता बढ़ जाती है। ये कह रहा है ऐसा कुछ नहीं, हम मानेंगे कि भाई पैसा है उसकी यूटिलिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि अगर वो कम ज़्यादा होगी तो कस्टमर का डिसीजन फिर सिर्फ इस यूटिलिटी के आधार पे नहीं होगा सेव की, फिर वो पैसे को भी देख के डिसीजन लेगा। बात समझ आई? अभी तो वो सिर्फ किसके आधार पे फैसला ले रहा है, इस मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पे ले रहा है, किसकी, सेव की। जब पैसे की यूटिलिटी बीच में आएगी तो वो पैसा भी देखेगा कि भाई पैसा मेरा खर्च हो गया, अब मेरे पास बहुत कम बचा है, तो मुझे इसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो हम यहाँ एक अजम्पशन लेते हैं, ये मानते हैं कि ये जो पैसा है इसकी उपयोगिता वो क्या है, एक जैसी रहेगी। देखिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिरता। ठीक है, नेक्स्ट द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब देखिए सब अपने आप में एक दूसरे से अलग है। द टोटल यूटिलिटी विच अ पर्सन गेट फ्रॉम द होल कलेक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस परचेज बाय हिम इज द सिंपल सम ऑफ टोटल सेपरेट यूटिलिटी ऑफ गुड्स। छोड़ो, नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ चुके हैं हम। क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, देखिए ये घटती जा रही है, बस यही लॉ है। एक टाइम पे 0 आ जाएगी, फिर नेगेटिव, जहाँ 0 होगी वहाँ क्या होगी, मैक्सिमम होगी 98। ठीक है, ये देखिए हमने पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा घटती रहती है। ये जब 0 होगी तो ये मैक्सिमम पे होगी। मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वापस टोटल यूटिलिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। अरे अपने एग्जाम्पल में देखो ना, ये क्या होने लग गई, यहाँ से जब 0 पे पहुँच गया तो उसके बाद वापस कम होने लग गई, 28, 24, ये सिस्टम। ठीक है, अब इस लॉ के कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ कमियां भी है। क्या कमियां हैं देख लेते हैं। देखिए जरा, होमोजीनियस यूनिट मतलब जो सारे के सारे अपन गुड्स ले रहे हैं, सेव ले रहे हैं, सब एक जैसे हैं। अब मान लो दूसरा वाला सेव बड़ा है साइज में, तो फिर क्या उससे कम यूटिलिटी मिलेगी या उससे ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा मिल जाएगी। तो सारे कैसे हैं, होमोजीनियस मतलब एक जैसे। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन की जो यूनिट है जो अपन खा रहे हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट खा रहे हैं। मतलब देखिए मैंने आपको 1 गिलास पानी दिया, पहले से आपने कहा 10 यूटिलिटी मिली, दूसरा दिया आपको 8 मिली, तीसरे में आपका पेट भर गया है, पानी की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको और कम मिली। लेकिन सोचिए अगर वही मैं 1 गिलास के बजाय आपको पहली बूंद दे रहा हूँ, 1 बूंद पानी की दी, दूसरी बूंद दी, तीसरी बूंद दी, क्या यूटिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? क्योंकि 1 बूंद से आपका प्यास जो लगी हुई थी, आपको आपके मुंह में थोड़ा सा पानी डाला तो आपकी इच्छा और बढ़ गई पानी पीने की। तो यूटिलिटी घटने की बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं दी, मैंने बहुत छोटा सा हिस्सा दिया। जैसे सेव काट के, सेव का सिर्फ 1 पीस आपको मैं देता काट के, फिर अगला पीस देता, फिर तो हो सकता है आपकी यूटिलिटी घटने की बजाय क्या हो जाए, पहला खाते ही थोड़ी भूख जाग गई, दूसरे पे और भूख जाग गई, तो यूटिलिटी और क्या हो रही है, उल्टा बढ़ रही है। तो ये इसकी लिमिटेशन है।
क्या आपको स्टैंडर्ड यूनिट ही देनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड का मतलब एक या ऐसी कुछ, पानी दे रहे हो तो ग्लास कम से कम, फिर कंटिन्यूस, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक एप्पल अभी खाई, एक शाम को खाई, तो बताओ क्या यूटिलिटी कम होगी? नहीं, कंटिन्यू होना चाहिए। फिर प्रेस्टीजियस गुड्स, अगर जो महंगे गुड्स होते हैं, जो महंगे गुड्स होते हैं उनके केस में कभी यूटिलिटी कम नहीं होती। देखिए सोना है, 1 ग्राम खरीदा तो अगले ग्राम पे क्या कम मजा आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रेस्टीजियस गुड्स है, महंगे गुड्स है, जो इनके अंदर तो हमेशा जितना होगा ज़्यादा उतना मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, छोड़ो ये कोई काम की नहीं है। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कंज्यूमर का सरप्लस। कुछ नहीं है कंज्यूमर का सरप्लस। मान लो एक कंज्यूमर है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, रेगिस्तान में खड़ा है, जैसलमेर में बिल्कुल बॉर्डर के पास, और जून की जो गर्मी चल रही है वो चल रही है। एक ग्लास उसके सामने ठंडा पानी का या बिस्लरी में से निकाल के उसने कहा भाई ये दे दे, 1000 रुपये देने को तैयार हूँ, बस मर रहा हूँ मैं तो पानी से। उसने कहा 1000 की क्या बात है यार, 10 रुपये की बोतल है, पूरी बोतल ले ले। 10 रुपये में दे दी उसने। आपको कितने का फ़ायदा हो गया? 990 का फ़ायदा हो गया खड़े खड़े। देख लेना, कभी गर्मियों में अगर कमाई करने का मन हो तो धूप में जाके पहले इस तरह से प्यास लगाना कि आप 1000 रुपये देने को तैयार हो, फिर 10 रुपये में पानी खरीद के 990 रुपये का फ़ायदा कर लेना। तो ये अल्फ्रेड मार्शल जी के उच्च विचार थे। उन्होंने कहा कि ये कंज्यूमर का क्या है? सरप्लस है। व्हाट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे, जो वो देने को तैयार है और जो एक्चुअली देता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखिएगा, समझिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं मैं दोबारा बता दूं। कंज्यूमर का बिहेवियर। क्या पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर का बिहेवियर। और हमने कहा कंज्यूमर का बिहेवियर, तो उसके लिए हमने 2 चीज़ पढ़ी। एक तो पढ़ी वांट, यानी आवश्यकता। दूसरी पढ़ी हमने क्या? यूटिलिटी। ये यूटिलिटी क्या है? उपयोगिता। कैसे प्राप्त होती है बताओ यूटिलिटी? तो जब कोई भी वांट जो है उसको क्या किया जाता है? सेटिस्फाई किया जाता है या संतुष्ट किया जाता है। मतलब कोई पानी की प्यास लगी थी, ये वांट थी आपकी, उसको मैंने पूरा किया, तो उससे आपको क्या प्राप्त होगी? यूटिलिटी। और ये जो यूटिलिटी है, इनको नंबर्स में बता सकते हैं क्या? क्या इस उपयोगिता को नंबर में बता सकते हैं? तो जो लोग कहते हैं हाँ, उसको कहते हैं क्या? कार्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं? ये कार्डिनल का हिंदी में मतलब क्या है? उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में, मैं देख के आपको बताता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं बता सकते नंबर्स में, उसको बोलते हैं कौन सी? ऑर्डिनल अप्रोच, सामान्य अप्रोच। ठीक है। कार्डिनल अप्रोच में हमने क्या पढ़ा कि जो अल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने क्या एनालिसिस किया? मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस किया, और उन्होंने एक लॉ दिया। कौन सा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ दिया। ठीक है। उन्होंने कहा एक कंज्यूमर को जो यूटिलिटी जो प्राप्त होती है, कौन सी यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी। हर सक्सेसिव यूनिट, मतलब हर अगली यूनिट पे वो घटती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। तो यही इनका था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग आप सिंपल इतना सा समझ लीजिए कि मान लो कस्टमर है, मार्केट में कोई चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, तो वो 10 रुपये में अगर बेचेगा तो वो एक खरीद लेगा। अब दूसरी यूनिट के लिए भी क्या वो 10 रुपये ही देगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए दूसरे की उपयोगिता क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो वो 10 नहीं, 10 की बजाय अब कितने देने को तैयार होगा? सिर्फ 8 रुपये ही देने को तैयार होगा। 3 बेचनी है आपको, तो और पैसे आपको क्या करने पड़ेंगे?
6 रुपये में बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब 2 उसके पास ऑलरेडी है, तो उसकी यूटिलिटी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये यूटिलिटी इसलिए काम आती है कि प्राइस किस तरीके से रखी जाए ताकि उसकी सेल अधिक से अधिक हो, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन अधिक से अधिक मिले। बात समझ आई? चलिए अब अगला अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करें एक बार इसको अच्छे से, सिर्फ ये समझने लायक टॉपिक है, रिवीजन इज़ मस्ट। दूसरा, हमारे कोर्सेज़ को ज़रूर ज्वाइन करें अपने ऑनलाइन www.oneexam.in पे अवेलेबल है, या प्ले स्टोर में आप oneexam.in नाम से ऐप सर्च करोगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको सारा कुछ कंप्लीट कंटेंट इसके अंदर दिया जाएगा, नोट्स, MCQ, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग टिल एग्ज़ाम आपको हर तरह का संसाधन दिया जाएगा। और हमारा टारगेट है ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो यहाँ अपने पास पढ़ रहा है वो एग्ज़ाम अच्छे तरीके से फाइट करे और क्रैक करे, और इसके लिए हमारी तरफ से हम 200% देंगे। आप भी अपनी तरफ से बिल्कुल शिद्दत से लग जाइए और बस जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।